कल्पना कीजिए सुबह नींद खुलती है और शरीर पूरी तरह से थका हुआ है। हाँ, जैसे शरीर की बैटरी ही खत्म हो गई हो। बिल्कुल। मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है, फोकस तो एकदम गायब रहता है। और ऐसे में लोग अक्सर अपने विचारों को दोष देने लगते हैं। सही कहा। आमतौर पर लोग सोचते हैं कि शायद काम का तनाव ज़्यादा है या कल रात कुछ गलत खा लिया था, लेकिन क्या हो अगर इसका असली कारण लोगों के विचार या उनका खाना नहीं, बल्कि वो बहुत ही हल्की सी स्ट्रीट लाइट हो। हाँ, वो स्ट्रीट लाइट जो रात के 2 बजे उनकी बंद पलकों पर पड़ रही थी। ये सुनने में सच में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लग सकता है, लेकिन आज के विज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि ये पूरी तरह सच है। और यही कारण है कि आज की ये चर्चा इतनी महत्वपूर्ण है। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसी मेंटल हेल्थ टूल किट को डिकोड कर रहे हैं जो मानसिक स्वास्थ्य को देखने का नजरिया ही बदल देगी। बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही ठोस हैं। हाँ, तो स्रोतों की बात करें तो हमारे पास स्टैनफोर्ड के न्यूरोबायोलॉजिस्ट एंड्रू ह्यूबरमैन के रिसर्च नोट्स हैं, मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर लिजा फेल्डमैन बैरेट की भावना विज्ञान पर अंतर्दृष्टि है और मनोचिकित्सक डॉक्टर पॉल कॉन्टी का काम शामिल है। इसके साथ ही कुछ बिल्कुल ताज़ा वैज्ञानिक शोध भी हैं जिन पर हम बात करेंगे। जी, और हमारा मिशन आज सिर्फ ऊपरी बातें करना नहीं है। हम उन विज्ञान आधारित उपकरणों और द बिग 6 स्तंभों की गहराई में जाएंगे जो ये तय करते हैं कि हमारा दिमाग दुनिया को कैसे प्रोसेस करता है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि हम अक्सर सिर्फ लक्षणों पर बात करते हैं, जड़ों पर नहीं। एकदम सही बात है। अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझाऊं तो इंसान का मूड और मानसिक स्वास्थ्य एक घर बनाने जैसा है। अच्छा। अगर उस घर की नींव मतलब इंसान की अपनी बायोलॉजी ही कमजोर है तो उसके ऊपर विचारों या पॉजिटिव थिंकिंग की कितनी भी सुंदर सजावट कर लें, वो पहली आंधी में ही ढह जाएगी। बिल्कुल, वो टिक नहीं पाएगी। ये बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। इस पूरी टूलकिट का सबसे मुख्य सिद्धांत यही है कि शरीर और मन दो अलग अलग चीजें नहीं हैं। हाँ, लोग अक्सर इन्हें अलग ही मानते हैं। हाँ, हम सोचते हैं कि शरीर एक भौतिक मशीन है और भावनाएं किसी रहस्यमय मानसिक दुनिया का हिस्सा हैं। जी। लेकिन विज्ञान हमें बार बार ये दिखा रहा है कि वो एक ही प्रणाली है। तो मतलब जब कोई अपनी फिजियोलॉजी यानी शरीर की कार्यप्रणाली को ठीक करता है तो वो असल में अपने दिमाग के लिए एक सुरक्षित भौतिक वातावरण तैयार कर रहा होता है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो किसी समस्या से जूझ रहे हैं। हाँ, ये किसी के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल, ये किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो अपने फोकस, अपनी ऊर्जा और अपनी पूरी क्षमता को बाहर लाना चाहता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस घर की नींव से शुरुआत करते हैं। हाँ। मनोविज्ञान तक पहुंचने से पहले हमें जीव विज्ञान को समझना होगा। हाँ, बायोलॉजी सबसे पहले आती है। इस टूल किट में सेल्फ केयर के प्रथम सिद्धांत का जिक्र है जिन्हें द बिग 6 कहा गया है। ये 6 स्तंभ है: नींद, प्रकाश या धूप, गतिविधि या मूवमेंट, पोषण, सामाजिक जुड़ाव और तनाव नियंत्रण। ये 6 चीजें सच में हमारी पूरी नींव हैं। अगर मैं यहाँ स्मार्टफोन वाली एनालॉजी का इस्तेमाल करूं तो क्या हम कह सकते हैं कि ये 6 स्तंभ एक फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं? हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। मतलब अगर सिस्टम ही करप्ट है तो उसमें कोई भी नया मेंटल हेल्थ ऐप या मोटिवेशनल तकनीक इंस्टॉल कर लीजिए, वो क्रैश ही हो जाएगी। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये 6 चीजें मिलकर असल में दिमाग के अंदर क्या कर रही हैं? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाली बात पर आते हैं। देखिए, हमारा दिमाग मूल रूप से एक प्रेडिक्शन मशीन है। प्रेडिक्शन मशीन मतलब भविष्यवाणी करने वाली मशीन? हाँ, इसका मुख्य काम ये भविष्यवाणी करना है कि अगले पल क्या होने वाला है, ताकि शरीर उसके लिए ऊर्जा तैयार कर सके। इसे विज्ञान की भाषा में ब्रेन प्रेडिक्टेबिलिटी कहते हैं। अच्छा, तो दिमाग हमेशा एक कदम आगे की सोच रहा होता है। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर किसी व्यक्ति की नींद पूरी नहीं है, वो दिन भर अपनी कुर्सी से नहीं उठता, पोषण के नाम पे सिर्फ जंक फूड खा रहा है और सामाजिक रूप से बिल्कुल कटा हुआ है, तो शरीर के अंदर का माहौल तो बहुत खराब हो जाएगा। बहुत ज्यादा। शरीर के अंदर एक भारी सूजन या इन्फ्लेमेशन और हार्मोनल उथल-पुथल मच जाती है। दिमाग तक जो सिग्नल पहुंचते हैं वो बेहद अव्यवस्थित और अराजक होते हैं। तो ऐसे में दिमाग भविष्यवाणी कैसे करेगा? वो नहीं कर पाता, और जब दिमाग भविष्य का अनुमान नहीं लगा पाता तो वो सुरक्षा के तौर पर एक डिफॉल्ट प्रतिक्रिया देता है। और वो डिफॉल्ट प्रतिक्रिया क्या है? वो प्रतिक्रिया है एंग्जाइटी या चिंता। जरा रुकिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मतलब जिसे लोग बिना बात की घबराहट या एंग्जाइटी कहते हैं, वो असल में दिमाग का एक अलार्म सिस्टम है। हाँ,
वो एक अलार्म है जो कह रहा है कि मुझे अंदर से सही डेटा नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं खतरे की घंटी बजा रहा हूं। ये तो सोचने का नजरिया ही बदल देता है। बिल्कुल। और जब हम इन बिग 6 स्तंभों को ठीक करते हैं, जब हम शरीर को सही पोषण लेते हैं, थोड़ा व्यायाम करते हैं जिससे रक्त संचार सुधरता है और लोगों से जुड़ते हैं, जो हमारे नर्वस सिस्टम को शांत करता है। हाँ, तो हम दिमाग को स्पष्ट और स्थिर डेटा दे रहे होते हैं। तब दिमाग शांत हो जाता है और व्यक्ति का बुनियादी मूड अपने आप सकारात्मक हो जाता है। ये सच में हैरान करने वाला है। अब इन 6 स्तंभों में से एक ऐसा स्तंभ है जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया, और वो है प्रकाश यानी लाइट। प्रकाश का असर बहुत गहरा होता है। नींद और पोषण का असर तो समझ में आता है, लेकिन प्रकाश, हमारे स्रोतों में नेचर मेंटल हेल्थ में प्रकाशित एक अध्ययन है जिसमें 85,000 से अधिक लोगों का डेटा लिया गया। जी, वो बहुत ही विस्तृत शोध था। हाँ, और ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि दिन और रात के प्रकाश का मानसिक विकारों से सीधा संबंध है। लेकिन इससे भी बड़ा झटका मुझे तब लगा जब मैंने PNAS पत्रिका का वो शोध पढ़ा। वो रात की रोशनी वाला शोध है ना? बिल्कुल। ये शोध कहता है कि रात में सोते समय प्रकाश का संपर्क कार्डियोमेटाबॉलिक फंक्शन को खराब कर देता है। हाँ, ये सच है। मुझे यहाँ आपको रोकना होगा। क्या आप मुझे ये बता रहे हैं कि अगर कमरे में एक छोटा सा नाइट बल्ब जल रहा है और मेरी आंखें बंद हैं, तो वो रोशनी सिर्फ मेरी नींद को कच्चा नहीं कर रही है, बल्कि वो शरीर के मेटाबॉलिज्म को बदल रही है। पर ये कैसे संभव है? लाइट मेरी बंद पलकों के पार जाकर मेरे पेट या मेरे दिल को कैसे प्रभावित कर सकती है? मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूँ। ये सवाल बहुत लाजमी है, क्योंकि ये सामान्य समझ के एकदम विपरीत लगता है। लेकिन इसके पीछे का विज्ञान हमारे सर्केडियन रिदम यानी शरीर की आंतरिक जैविक घड़ी में छिपा है। अच्छा, वो बॉडी क्लॉक। हाँ, हमारी आंखों के रेटिना में कुछ खास कोशिकाएं होती हैं जिन्हें मेलानोप्सिन कोशिकाएं कहते हैं। इनका काम चीजों को देखना नहीं, बल्कि सिर्फ रोशनी को मापना है। मतलब ये सिर्फ लाइट सेंसर की तरह काम करती हैं? बिल्कुल। और ये इतनी संवेदनशील होती हैं कि बंद पलकों के आर पार भी रोशनी को भांप लेती हैं। तो आंखें बंद होने पर भी दिमाग को पता चल रहा है कि बाहर रोशनी है। एकदम। जब रात में वो हल्की सी रोशनी भी रेटिना पर पड़ती है, तो वो सीधे दिमाग के एक हिस्से को सिग्नल भेजती है, जिसे सुप्राचियाज्मेटिक न्यूक्लियस कहते हैं। ये हमारे शरीर की मास्टर क्लॉक है। ओह, तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। हाँ, दिमाग सोचता है कि ओह, शायद सुबह हो रही है या दिन का कोई हिस्सा है। नतीजतन वो हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम यानी हमारे फाइट और फ्लाइट सिस्टम को थोड़ा सा चालू कर देता है। तो शरीर रात भर अलर्ट मोड में रहता है। जी, इसके कारण रात भर हृदय गति पूरी तरह से शांत नहीं हो पाती। शरीर आराम करने के बजाय एक हल्के तनाव की स्थिति में रहता है। और इसका असर शुगर लेवल पे पड़ता है? हाँ, जब शरीर तनाव में होता है तो वो इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है, जिससे ब्लड शुगर का स्तर बिगड़ता है। यही कारण है कि टूल किट का सबसे कड़ा नियम यह है कि रात को सोते समय वातावरण में 100% अंधेरा होना चाहिए। ये सिर्फ मीठे सपनों के लिए नहीं, बल्कि हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है। ये सच में एक आहा मोमेंट है। बिल्कुल, वातावरण का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन वातावरण के प्रकाश से तो हम बच सकते हैं कमरे में अंधेरा करके, लेकिन जब दिन के बीच में अचानक कोई ऐसा तनाव आता है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे अचानक कोई बुरी खबर या ऑफिस का तनाव। हाँ, जैसे बॉस का कोई गुस्से वाला ईमेल आ जाए, तब उस तनाव को कैसे संभालें? टूल किट में इसके लिए 2 बहुत ही विज्ञान आधारित उपकरणों का जिक्र है। जी, फिजियोलॉजिकल साय और कोल्ड एक्सपोजर। पहला है फिजियोलॉजिकल साय। सेल रिपोर्ट्स मेडिसिन के शोध के अनुसार ये सांस लेने की एक खास तकनीक है। लेकिन ये काम कैसे करती है? हम तो दिन भर सांस लेते हैं ना? हाँ, पर यह सांस लेने का तरीका थोड़ा अलग है। तो इस एक खास तरह की सांस में ऐसा क्या जादू है कि ये शरीर की उत्तेजना को तुरंत गिरा देती है? इसके पीछे सीधा सा मैकेनिक्स है। हमारे फेफड़ों के अंदर लाखों छोटी छोटी हवा की थैलियां होती हैं। अच्छा। जिन्हें एल्वियोली कहते हैं। जब लोग तनाव में होते हैं या मान लीजिए स्क्रीन पर लगातार घूर रहे होते हैं, तो वो बहुत उथली सांस लेते हैं। हाँ, मैंने भी ध्यान दिया है कि तनाव में सांस छोटी हो जाती है। बिल्कुल, इससे वे छोटी थैलियां पिचक जाती हैं। शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने लगता है और यही वो चीज है जो घबराहट या पैनिक के रूप में महसूस होती है। तो फिजियोलॉजिकल साय में हम क्या करते हैं? इसमें हम नाक से एक गहरी सांस लेते हैं और फिर फेफड़ों को पूरी तरह भरने के लिए एक और छोटी सी सांस अंदर खींचते हैं। इसे डबल इनहेल कहते हैं। मतलब एक लंबी सांस और फिर उसके तुरंत बाद एक और छोटी सांस। हाँ, ये जो दूसरी सांस है ना,
ये उन पिचकी हुई थैलियों को एक झटके में पॉप करके खोल देती है। अरे वाह! और फिर हम मुंह से एक लंबी सांस बाहर छोड़ते हैं, जिससे सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। ये कोई जादू नहीं है, ये बस शरीर के अलार्म सिस्टम को बंद करने का एक न्यूरोलॉजिकल बटन है। ये बहुत ही शानदार है। मतलब हम सचमुच अपने फेफड़ों की थैलियों को गुब्बारे की तरह फुलाकर वापस खोल रहे हैं। एकदम सही। अब दूसरे टूल की बात करते हैं, जो सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। आप कोल्ड एक्सपोजर की बात कर रही हैं? हाँ, जानबूझकर बर्फीले पानी या ठंड के संपर्क में आना। अब कोई भी आम इंसान सोचेगा कि ठंडे पानी से नहाना तो वैसी एक सजा है। सर्दियों में तो खासकर। तो इसे तनाव कम करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाए? देखिए, क्योंकि ये तनाव को कम करने के लिए नहीं है, बल्कि तनाव को सहने की क्षमता बढ़ाने के लिए है, जिसे हम स्ट्रेस थ्रेशोल्ड कहते हैं। अच्छा, तो ये सहने की ताकत बढ़ाता है। हाँ, सोचिए जब किसी को बॉस का वो ईमेल आता है तो शरीर में एकदम से एड्रेनालाइन का स्तर बढ़ता है, इंसान कांपने लगता है या घबरा जाता है। बिल्कुल, वो पैनिक मोड ऑन हो जाता है। जब आप जानबूझकर ठंडे पानी में जाते हैं तो शरीर में ठीक वही एड्रेनालिन का स्पाइक आता है, लेकिन यहाँ फर्क यह है कि ये तनाव आपने खुद चुना है। तो हम अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे हैं। हाँ, जब आप उस ठंडे पानी में खड़े रहकर अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने दिमाग के लॉजिकल हिस्से को, जिसे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, उसे ये सिखा रहे होते हैं कि हाँ, मेरे शरीर में एड्रेनालिन दौड़ रहा है, लेकिन मैं सुरक्षित हूँ और मैं शांत रह सकता हूँ। तो ये एक तरह की ट्रेनिंग है। अगली बार जो वो ईमेल आएगा तो शरीर पैनिक नहीं करेगा, क्योंकि उसे एड्रेनालिन के उस तूफान में शांत रहना आ गया है। क्या बात है! तो हमने अपनी शारीरिक नींव को ठीक कर लिया। ऊंघ, नींद, प्रकाश और तनाव का मैनेजमेंट। हाँ, ये बुनियादी ढांचा है। लेकिन शरीर से थोड़ा ऊपर उठकर अब उस सॉफ्टवेयर ग्लिच की बात करते हैं जो हमारी भावनाओं से जुड़ा है। यहाँ डॉ. लीसा फेल्डमैन बैरेट का काम सामने आता है। उनका भावनाओं पर किया गया काम सच में बहुत गहरा है। हाँ, उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट दिया है, इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी, जिसका मतलब है भावनाओं की बारीकी। इसे आप कैसे समझाएंगी? अगर मैं इसकी तुलना करूं तो ये ऐसा है जैसे कोई इंसान अपने पुराने 8 बिट टीवी पर कोई फिल्म देख रहा हो जहां सब कुछ धुंधला और पिक्सेलेटेड है। हाँ, पुराने वीडियो गेम्स की तरह। बिल्कुल। अगर उससे पूछो कि कैसा लग रहा है तो वो बस इतना कहेगा कि मैं बुरा महसूस कर रहा हूँ। ये बहुत ही आम जवाब है। लेकिन इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी का मतलब है अपनी भावनाओं को 4K रेजोल्यूशन में देखना। ये पहचानना कि मैं सिर्फ बुरा महसूस नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा निराश हूँ, मुझे थकान है और अंदर ही अंदर किसी बात का डर भी लग रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या सिर्फ अपनी भावनाओं को इतने सटीक नाम दे देने से सच में कुछ बदलता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, भावनाओं को सटीक नाम देना सिर्फ कोई शब्दों का खेल नहीं है, ये एक पूरी जैविक प्रक्रिया है। अच्छा, बायोलॉजी यहाँ भी काम कर रही है। बिल्कुल। जब कोई सिर्फ ये कहता है कि मैं बुरा महसूस कर रहा हूं, तो दिमाग इस अस्पष्ट जानकारी पर प्रतिक्रिया करते हुए पूरे शरीर में एक बहुत ही भारी भरकम तनाव प्रतिक्रिया भेज देता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि असली खतरा क्या है। हाँ, और ये बहुत ऊर्जा सोखता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि मैं निराश हूं, तो दिमाग समझ जाता है कि ये कोई शारीरिक खतरा नहीं है, ये सिर्फ एक सामाजिक या व्यक्तिगत स्थिति है। तो वो शरीर को शांत रखता है। हाँ, वो उसके अनुसार एक बहुत ही छोटी और सटीक प्रतिक्रिया तैयार करता है। इसी से जुड़ी एक और चीज स्रोत में दी गई है जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। बायोलॉजिकल साइकोलॉजी का एक रिव्यू बात करता है कार्डियक वेगल कंट्रोल और हृदय गति परिवर्तनशीलता, यानी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी की। हाँ, HRV। क्या आप समझा सकते कि मेरी भावनाओं का मेरे दिल की धड़कन के लचीलेपन से क्या लेना देना है? ये कैसे काम करता है? इसे समझने के लिए हमें वेगस नर्व को समझना होगा। ये नर्व हमारे दिमाग से शुरू होकर दिल और पेट तक जाती है। अच्छा, ये कनेक्शन है। हाँ, आप इसे शरीर का एक फिजिकल ब्रेक सिस्टम मान सकते हैं। जब हम तनाव में होते हैं तो दिल की धड़कन तेज होती है, लेकिन जब हम सुरक्षित महसूस करते हैं तो ये वेगस नर्व उस ब्रेक को खींचती है और दिल को धीमा करती है। तो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी क्या है? हार्ट रेट वेरिएबिलिटी इसी बात का मापन है कि आपका दिल कितनी जल्दी इस ब्रेक पर प्रतिक्रिया देता है। जिनका HRV अच्छा होता है, उनका दिल बहुत लचीला होता है। और इसका भावनाओं से क्या संबंध है? मजे की बात यह है कि शोध बताते हैं कि जो लोग इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी में अच्छे होते हैं, यानी जो अपनी भावनाओं को 4K में देख पाते हैं, उनका HRV भी बेहतर होता है।
अरे वाह। हाँ, जब आप अपनी भावना को सटीक नाम देते हैं तो आप असल में अपनी वेगस नर्व का ब्रेक खींच रहे होते हैं, जिससे आपका दिल शांत हो जाता है। मन और दिल दोनों सचमुच एक तार से जुड़े हैं। भावनाओं को नाम देना मतलब दिल का ब्रेक खींचना। ये एनालॉजी सुनने वालों के लिए बहुत काम आएगी। मुझे भी ऐसा लगता है। अब हम इस चर्चा के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, दिन प्रतिदिन के तनाव और दिल की धड़कन से भी नीचे, जहां हमारे सबसे गहरे राज, हमारे आघात या ट्रॉमा और हमारी अपनी कहानी छिपी है। डॉक्टर पॉल कॉन्टी का काम इसी अवचेतन मन पर है। जी, मनोचिकित्सक डॉक्टर पॉल कॉन्टी इसी की बात करते हैं। लोग अक्सर आघात को समझाने के लिए उस आइसबर्ग एनालॉजी का इस्तेमाल करते हैं ना। हाँ, कि बाहर थोड़ा सा दिखता है और पानी के अंदर बहुत बड़ा पहाड़ है। बिल्कुल, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर का ट्रॉमा या शर्म उन हिडन बैकग्राउंड ऐप्स की तरह है जो हमारे फोन में पीछे चलते रहते हैं। ये बहुत ही मॉडर्न और सटीक तुलना है ना? हमें पता भी नहीं होता, लेकिन वे हमारी पूरी बैटरी ड्रेन कर रहे होते हैं और फोन को स्लो कर देते हैं। क्योंकि वे ऐप हमें दिखाई नहीं देते, फिर भी वे हमारे हर फैसले और हर प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर रहे होते हैं। डॉकॉन्टी का पूरा काम इसी बात पर केंद्रित है कि हम उन बैकग्राउंड ऐप्स को कैसे बंद करें, क्योंकि जब तक वो बैकग्राउंड ऐप्स बंद नहीं होंगे तब तक कोई भी 10 सेकंड की सांस लेने की तकनीक स्थायी रूप से काम नहीं करेगी। तो सवाल ये है कि हम उन हिडन ऐप्स तक पहुंचे कैसे, क्योंकि हमारा तार्किक दिमाग तो हमेशा एक पहरेदार की तरह खड़ा रहता है जो हमें उन बुरी यादों तक जाने नहीं देता। बिल्कुल, वो हमें बचाने की कोशिश कर रहा होता है। टूलकिट में इसके लिए लिमिनल स्टेट्स और जर्नलिंग का जिक्र किया गया है। सबसे पहले ये बताइए कि ये लिमिनल स्टेट्स क्या बला है और ये इतने शक्तिशाली क्यों है? लिमिनल स्टेट वो दहलीज है जो नींद और जागने के ठीक बीच में होती है, जिसे विज्ञान में हम हाइप्नागोगिक यानी सोते समय और हाइप्नोपोम्पिक यानी जागते समय की अवस्था कहते हैं। वो समय जब हम पूरी तरह जगे नहीं होते। हाँ। ये शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि इस समय दिमाग का वो पहरेदार यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हर चीज को तार्किक रूप से फिल्टर करता है, वो लगभग सो चुका होता है। अच्छा, तो पहरेदार सो रहे हैं? बिल्कुल। इस आधी नींद और आधी जागती अवस्था में हमारे अवचेतन मन के विचार बिना किसी शर्म या डर के सतह पर आ सकते हैं। डॉक्टर कॉन्टी बताते हैं कि अगर हम इस समय अपने विचारों पर थोड़ा ध्यान दें, जैसे जो सपने आते हैं या जो ख्याल आते हैं, हाँ, चाहे वो सपने हों या वो अजीब सी कल्पनाएं, तो हम उन बैकग्राउंड ऐप्स को देख सकते हैं जो दिन के उजाले में छिपे रहते हैं। ये तो सच में खुद के दिमाग को हैक करने जैसा है। और दिन के समय इस अवचेतन मन को साफ करने के लिए टूलकिट जर्नलिंग का सुझाव देती है। जी, जर्नलिंग बहुत प्रभावी है। लेकिन क्या ये जर्नलिंग सिर्फ एक डायरी में ये लिखने जैसा है कि आज मैंने क्या क्या किया? स्रोत में एक भारी शब्द का इस्तेमाल हुआ है, जनरेटिव ड्राइव। हाँ, जनरेटिव ड्राइव। ये क्या है और एक पेन और कागज इसे कैसे चालू कर सकता है, मैं ये सोच रही थी। मैं बताता हूँ। जर्नलिंग केवल दिनचर्या लिखना नहीं है, ये अपनी कहानी को फिर से लिखने की प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति अपने आघात या अपने डरों को कागज पर उतारता है तो वो उन भावनाओं को अपने अंदर से निकालकर बाहर रख देता है। वो खुद को एक तीसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने लगता है। बिल्कुल। और रही बात जनरेटिव ड्राइव की, तो ये इंसान की वो जन्मजात जैविक इच्छा है जो कुछ नया बनाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और दुनिया में योगदान देना चाहती है। तो ट्रॉमा इस ड्राइव का क्या करता है? आघात या ट्रॉमा इस ड्राइव को फ्रीज कर देता है, जमा देता है। ये इंसान को अतीत में अटका देता है। और जर्नलिंग से क्या होता है? जब आप जर्नलिंग के जरिए अपनी कहानी को समझते हैं तो आप एक पैसिव विक्टिम यानी पीड़ित से एक्टिव नैरेटर यानी लेखक बन जाते हैं। ये प्रक्रिया इंसान को उस जमे हुए आघात से बाहर निकालकर वापस उसकी जनरेटिव ड्राइव से जोड़ देती है। ये सब कुछ एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल, ये एक पूरा चक्र है। अगर हम आज के इस पूरे डीप डाइव को समेटें तो हमने देखा कि मेंटल हेल्थ कोई हवाई विचार नहीं है। ये द बिग सिक्स की ठोस जैविक नींव से शुरू होता है। हाँ, नींद, प्रकाश, पोषण आदि से। जब ये नींव सही होती है तो दिमाग बेहतर भविष्यवाणी कर पाता है। फिर हम इमोशनल ग्रैन्युलैरिटी के जरिए अपनी भावनाओं को 4K रेजोल्यूशन में पहचानना सीखते हैं, जो सीधे हमारे दिल की वेगस नर्व को शांत करता है। सही कहा आपने। और अंत में लिमिनल स्टेट्स और जर्नलिंग के माध्यम से हम अपने अवचेतन मन के उन बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करते हैं, जिससे हमारी जनरेटिव ड्राइव वापस लौट आती है।
और ये याद दिलाना बहुत जरूरी है कि ये सारा विज्ञान सिर्फ खुद को ठीक करने के लिए नहीं है। तो इसका बड़ा उद्देश्य क्या है? जब कोई इन उपकरणों के जरिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक कर लेता है ना, तो उसके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ होता है। वो अपने परिवार, अपने काम और समाज में बहुत अधिक सार्थक और शांत तरीके से योगदान दे पाता है। बिल्कुल, ये सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी है। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर दे। ये मुझे आज के स्रोतों को पढ़ते हुए महसूस हुआ। हाँ, बताइए, वो क्या विचार है? हम हमेशा मानते हैं कि हमारी एक स्थायी पर्सनैलिटी है। हम कहते हैं कि मैं तो ऐसा ही इंसान हूँ, मुझे जल्दी गुस्सा आता है। हाँ, लोग अक्सर खुद को ऐसे ही परिभाषित करते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर रात के समय बंद पलकों पर पड़ने वाली सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट की रोशनी आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बिगाड़कर आपको चिड़चिड़ा बना सकती है। बिल्कुल। या केवल एक 10 सेकंड की फिजियोलॉजिकल साए आपके दिल की धड़कन को बदलकर आपके पैनिक को शांत कर सकती है, तो क्या जिसे हम अपनी ठोस पर्सनालिटी मानते हैं वो वास्तव में हमारे भौतिक वातावरण पर हमारी सोच से कहीं ज्यादा निर्भर है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। क्या कमरे की रोशनी बदल देने से उस पल के लिए इंसान ही बदल जाता है? इस पर तो सच में विचार करना चाहिए। इस टूलकिट को अपनी जिंदगी में लागू करें और देखें कि आपका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे बदलता है।